नमस्कार विद्यार्थियों, ये मेरा वीडियो का द्वितीय भाग है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आप अध्ययन कर रहे थे मेरे पूर्व वीडियो में कैम्ब्रिज विश्लेषण मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संदर्भ में, जिसमें हमने मार्शल के दृष्टिकोण की व्याख्या की थी। उसी के अगले भाग को मैं लेके चल रही हूँ कि पिगू ने अपने क्या विचार व्यक्त किए, क्योंकि कैम्ब्रिज विश्लेषण के अंतर्गत हम पिगू के सिद्धांत की विवेचना भी लेकर के चलते हैं। पिगू का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत स्पष्ट करने के लिए विद्यार्थियों मैं आपको स्पष्ट कर रही हूँ कि पिगू ने अपने समीकरण को जो प्रस्तुत किया वो प्रस्तुत किया P इक्वल टू KR/M। विद्यार्थियों, यहाँ पर P क्या है? P यहाँ पर वैल्यू ऑफ मनी को इंगित करता है। पूर्व वीडियो में मार्शल ने P को कीमत स्तर के द्वारा व्यक्त किया, लेकिन पिगू अपने विश्लेषण के अंतर्गत P को वैल्यू ऑफ मनी के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं कि मुद्रा का मूल्य क्या होगा, और वो आपके पास समीकरण क्या है? KR/M। जबकि मार्शल के इक्वेशन में हमने P की व्याख्या की थी M/KR के रूप में, और पिगू जो व्याख्या कर रहे हैं वो मुद्रा के मूल्य के संबंध में कर रहे हैं, इसलिए उनका समीकरण क्या बन जाता है विद्यार्थियों? KR/M। के क्या है? लिक्विडिटी पार्ट ऑफ रियल इनकम विच पीपल वांट्स टू कीप विद देम। वही बात है कि के पिगू के विश्लेषण में क्या है? लोगों की आय का वह भाग है जो कि वो तरल रूप में अपने पास में रखना चाहते हैं। आर क्या है? वास्तविक आय है। एम क्या है? मनी सप्लाई है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम विच इज गिवन बाय सेंट्रल बैंक। विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपका ध्यान आकृष्ट इस बात पर करूंगी कि पिगू मनी सप्लाई को एक समय विशेष पर लेके चलते हैं, और ये मान के चलते हैं कि केंद्रीय बैंक जो है इसे जारी करता है, इसलिए किसी अल्पकाल के अंतर्गत किसी समय विशेष में मनी सप्लाई जो है स्थिर मात्रा में पाई जाती है। तो मुद्रा की पूर्ति परिवर्तित नहीं हो रही है, मुद्रा की पूर्ति को पिगू कांस्टेंट मान के चलते हैं, बदल किसे रहे हैं? मुद्रा के मांग पक्ष को। यदि मैं आपको एक गणितीय उदाहरण द्वारा स्पष्ट करूं तो मैं ये कहूंगी मैथमेटिकल एग्जांपल से, इफ k इज इक्वल टू 20% है, m इक्वल टू 2000 है, r इज इक्वल टू 1000 क्विंटल राइस है, तो हमारा जो पिगू का जो विश्लेषण है वो क्या स्पष्ट करता है कि मुद्रा का मूल्य बराबर होगा KR/M, अर्थात 20% मल्टीप्लाइड बाय 1000/2000, और P आपके पास जो कैलकुलेटिव पार्ट निकल के आता है वो आपका क्या निकल के आता है? 1/10। यानी ये हम यदि आंकड़े लेके चलते हैं तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो पिगू ने मुद्रा के मूल्य की गणना की वो क्या थी? 1/10 के बराबर है, 1/10 इकाई के बराबर मानी जा सकती है। प्रोफेसर पिगू का जो मैंने आपको ऊपर समीकरण स्पष्ट किया कैम्ब्रिज विचारधारा के अंतर्गत, बाद में लोगों ने पिगू के समीकरण की आलोचना इस आधार पर की कि पिगू अपने विश्लेषण के अंतर्गत नगद जमा को तो लेके चलते हैं, लेकिन बैंक जमा की उन्होंने अवहेलना की। तब बाद में पिगू के द्वारा समीकरण में, कैम्ब्रिज समीकरण में संशोधन निम्न प्रकार से किया गया। बैंक को जमा को सम्मिलित करते हुए पिगू ने समीकरण को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि मुद्रा का मूल्य बराबर है P, अर्थात बराबर है KR/M ब्रैकेट में C प्लस H 1 माइनस C ब्रैकेट क्लोज, जहां पर P हमारे पास में पता है मुद्रा का मूल्य है, K हमें पता है वास्तविक आय का वह भाग जो लोग अपने पास में तरल रूप में रखते हैं, R वास्तविक आय को इंगित करता है, M मनी सप्लाई को स्पष्ट करता है। मल्टीप्लाइड बाय करने का मतलब ये कोष्टक में कि हम ये कहना चाहते हैं कि इसके अंतर्गत उन्होंने नगद जमा और बैंक जमा को आधार बनाया, साथ में जोड़ा मनी सप्लाई के अंतर्गत, और वो ये कहते हैं कि C क्या है? नगद राशि का वह अनुपात है जो जनता स्वयं अपने पास रखती है। 1 माइनस क्या है? वह नगद अनुपात है जो लोगों द्वारा बैंकों में जमा के रूप में रखा जाता है, और H क्या बताता है? वह फैक्टर है जो बैंक अपने पास में लिक्विड रूप में रखना चाहते हैं। इस प्रकार के संशोधित रूप में पिगू का समीकरण हमें इस प्रकार प्राप्त होता है कि मुद्रा का मूल्य बराबर है P इक्वल टू KR/M C प्लस H 1 माइनस C। और वास्तव में देखा जाए तो वही तथ्य निकल के वापस आता है कि P और K के बीच में जो संबंध है उसी की व्याख्या इस समीकरण के द्वारा हम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में स्पष्ट की है। मात्र संशोधित समीकरण के रूप में इसे हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम बैंक जमा और को लेते हुए और CRR रेशियो को लेते हुए पिगू के समीकरण में कुछ संशोधन कर देते हैं। विश्लेषण का आधार वही रहता है जो मैंने पूर्व में आपको स्पष्ट किया है। विद्यार्थियों, रॉबर्टसन
भी एक कैम्ब्रिज विश्लेषण के प्रतिपादक रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने भी मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की व्याख्या की। और ये बहुत ही अच्छी व्याख्या है रॉबर्टसन की, जिसमें वो कहते हैं M इक्वल टू पी के टी, यानी मनी सप्लाई अर्थव्यवस्था में बराबर होती है पी के और टी के। उसका हमारे पास में दाहिना पक्ष जो है समीकरण का, वो मुद्रा की पूर्ति को स्पष्ट करता है और पी के टी मांग पक्ष को स्पष्ट करता है। एम किसके बराबर है? सप्लाई ऑफ मनी के बराबर है। के किसके बराबर है? लिक्विडिटी ऑफ मनी के, कि लोग कितना तरल अपने पास में रखना चाहते हैं। टी क्या है यहाँ? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय विशेष पर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध भौतिक वस्तुओं की मात्रा को स्पष्ट करता है। पी क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की कीमत। तब वो ये कहते हैं रॉबर्टसन के समीकरण को यदि हम सॉल्व करते हैं तो पी किसके बराबर प्राप्त होती है हमें? पी इज इक्वल टू एम अपॉन के टी। इफ एम एंड टी इज कांस्टेंट, then relation between K and P will be inversely related। वही बात आ गई कि हम ये कहते हैं कि यदि मुद्रा की पूर्ति को स्थिर मान ले, व्यापार की मात्रा को स्थिर मान ले, K में परिवर्तन होगा तो P पर उस पर इफेक्ट पड़ेगा। कि K बढ़ेगा तो P कम होगी और K घटेगा तो P बढ़ेगी। वही इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से रॉबर्टसन ने कैम्ब्रिज विश्लेषण को या नगद संचयन दृष्टिकोण को या मुद्रा के मांग के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो रॉबर्टसन का दृष्टिकोण जो है बहुत ही सरल दृष्टिकोण माना जाता है। इसके पश्चात कैम्ब्रिज विश्लेषण की व्याख्या किसके द्वारा की गई? विद्यार्थियों, केन्स के द्वारा मुद्रा के परिमाण समीकरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। केन्स का विश्लेषण अत्यंत ही सरल है। वहां वो कहते हैं N इक्वल टू पी के प्लस आर के बार के डैश, और उसके द्वारा उन्होंने ये स्पष्ट किया कि यहाँ पर पी क्या है? जो हमारी उपभोग्य वस्तु है, कंज्यूमर आइटम है, कमोडिटी है, उसकी कीमत को इंगित करता है। एन करेंसी को बताता है। के पार्ट ऑफ कमोडिटी केप्ट बाय कंज्यूमर, के उस पार्ट को बताता है जो कि कंज्यूमर या उपभोक्ता अपने पास में रखते हैं। आर सीआरआर रेशियो को बताता है, और वो ये मान के चलते हैं कि के और के डैश के अपरिवर्तित रहने पर एन में परिवर्तन होने में पी में भी परिवर्तन होगा। तो इस दृष्टिकोण से केन्स ने इस सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, इस संपूर्ण विश्लेषण अपने आप में इस बात को स्पष्ट करता है कि हम किस प्रकार से मुद्रा के परिमाण के सिद्धांत की कैम्ब्रिज विचारधारा को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको सभी तथ्य लिए जिसके द्वारा ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि कैम्ब्रिज विश्लेषण फिशर के दृष्टिकोण पे एक सुधार है। पहला तो ये मनोवैज्ञानिक व्याख्या है, क्योंकि ये मान के चलता है कि लोग अपने पास में, समाज में लोग अपने पास में अपने वास्तविक अथवा मौद्रिक आय का कुछ भाग तरल रूप में नगद संचयन के रूप में रखना पसंद करते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये दृष्टिकोण जो है फिशर के दृष्टिकोण पर इन अर्थों में सुधार है कि फिशर ने मात्र लेन देन के उद्देश्य को आधार बनाया था, और कैम्ब्रिज विश्लेषण लेन देन के साथ में संचयन दृष्टिकोण को आधार बना करके चलता है। यह विश्लेषण फिशर के दृष्टिकोण पे इसलिए भी हम सुधार मान सकते हैं कि इसके अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति पक्ष को तो कांस्टेंट माना गया है, लेकिन मुद्रा की मांग पक्ष को परिवर्तित किया गया है। और मांग पक्ष में परिवर्तन के कारण कीमत में क्या परिवर्तन होता है अथवा मुद्रा के मूल्य में क्या परिवर्तन होता है, इसकी विभिन्न व्याख्याएं की गई हैं। और जब हम ये देखते हैं कि वास्तव में अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई तो गिवन होती है बाय सेंट्रल बैंक, तो ऐसी स्थिति में फैक्टर बदलने वाला क्या होता है? वास्तव में मांग ही बदलती है। और इन बातों को कि लिक्विडिटी क्यों बदलेगी, किस वजह से बदलेगी, क्या कारण बनते हैं लिक्विडिटी बदलने के, तो ये व्यवहारिक एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण जैसा लगने लगता है। और उसको यदि हम व्याख्या करते हैं तो मैंने आपको कई दृष्टिकोणों से स्पष्ट करने का प्रयास किया कि उन्होंने अपने विश्लेषण को पी और के के मध्य संबंध को, 1/p और के मध्य संबंध को किस प्रकार से विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने कैम्ब्रिज विश्लेषण में स्पष्ट किया, जिसमें मैंने आपको मार्शल का दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया, पिगू का स्वयं का दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया, इसी तरह से रॉबर्टसन का दृष्टिकोण स्पष्ट किया, केन्स का दृष्टिकोण स्पष्ट किया कि उन्होंने किस तरह से समीकरणों के द्वारा कैम्ब्रिज विश्लेषण की व्याख्या करने का प्रयास जो है वो किया गया। और हम मानते हैं कि फिशर के समीकरण पर एक सुधार है और मांग पक्ष को लेकर के विवेचना करता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, ऑथेंटिक है, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। इसलिए कैम्ब्रिज विश्लेषण जो है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का हमारे समष्टि अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। अगले उसके अंतर्गत मैं आपको ये भी अगले वीडियो में मैं आपको स्पष्ट करूंगी विद्यार्थियों
कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत पेगु के सिद्धांत की भी आलोचना की गई और फिर जाकर के आधुनिक सिद्धांत मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया, उसका विश्लेषण हम आगे लेकर के चलेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी।